हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 19th। क्वेश्चन 19th को गाइस समझने के लिए ना हमें थोड़ा बहुत ना प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा ना पता होना चाहिए। तो आप एक काम करो, मैंने ना इस वीडियो से जस्ट पहले ना एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है कि प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो सब मैंने इसमें बताया हुआ है। थोड़ा थोड़ा बस वो पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। आप सबसे पहले वो वाली वीडियो देख लो, तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा। यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके भी आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, एंड मैंने नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दिया, तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 19th। ये क्वेश्चन गाइस आपको पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, मुझे पता है, पर टेंशन मत लेना, बहुत ईजी तरह समझाऊंगा मैं। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? अ ट्रस्ट हैज ₹30,000 that must be invested in two types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among two types of bonds. देखो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे समझो मेरे पास 30,000 रुपीज पड़े हैं, ऐसे समझो, ठीक है। यहाँ ये ऐसे मत समझो कि यहाँ पे ट्रस्ट है, कुछ कुछ नहीं है। ऐसे समझो कि मेरे पास 30,000 रुपीज पड़े हैं, ठीक है। मेरे पास 30,000 रुपीज पड़े हैं, ओके। अब मैंने इस 30,000 रुपीज को ना दो बंदों को देना है। यहाँ ऐसे मत समझो कि यहाँ पे बॉन्ड है, ऐसे समझो यहाँ पे दो बंदे हैं, ठीक है। एक बंदा ये है और दूसरा बंदा कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे समझो दो बंदे हैं, मेरे पास 30,000 रुपीज है और मेरे को दो बंदों को देने आगे। ये 30,000 रुपीज को बांटना है मुझे इन दो बंदों में, ओके। कह रहा है जो पहला बंदा है ना, वो आपको 5% इंटरेस्ट रेट देगा। 5% का मतलब है ये हमारा रेट है। जब भी परसेंटेज लिखी आ जाती है इसका मतलब होता है रेट। कह रहे हैं पहला जो बंदा है वो 5% इंटरेस्ट देगा। 5% इंटरेस्ट का मतलब, ये परसेंटेज का मतलब रेट होता है, ये चीज ध्यान रखना। जहां परसेंटेज आ गई ना उसका मतलब रेट। जो पहला बंदा है वो आपको 5% इंटरेस्ट देगा और जो दूसरा बंदा है वो आपको 7% इंटरेस्ट देगा। इतना तो अभी तक सबको समझ आ गया। पहला बंदा 5%, दूसरा बंदा 7% इंटरेस्ट देगा। देखो ऐसे समझो, मुझे पता है ये चीज कई बच्चों को समझ नहीं आई होगी। जैसे मान लो मैंने इस बंदे को 100 रुपया दिया, तो इसने मुझे कितना इंटरेस्ट रेट देना है, 5%। तो इंटू में 5% इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट मीन्स इतने पैसे ये हमें देगा, इतने पैसे ये हमें देगा। क्या निकले देखो, अगर मैंने इसको 100 रुपए दिए होते तो 100 का 5% क्या होता है, परसेंट मतलब 1/100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, इज इक्वल टू 5 रुपीज। इट मीन्स अगर हम इसको 100 रुपए देते तो ये हमें कितने रुपए देता, 5 रुपीज इंटरेस्ट देता। उस 100 रुपीज का इंटरेस्ट देता हमें 5 रुपीज। अब मान लो जैसे मैंने इसको 100 रुपए दिए, इस वाले बंदे को 100 रुपए दिए, तो ये मेरे को कितना इंटरेस्ट देगा, 100 इंटू में 7%। ये मुझे इतना इंटरेस्ट देगा। 100 का 7% कितना आ जाएगा, 7 रुपीज। 100 इंटू में 7/100, 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 7। इट मीन्स मुझे ये, जब मैं इसको 100 रुपीज दूंगा इस वाले बंदे को, तो ये मुझे 7 रुपीज इंटरेस्ट देगा इसका। ये मतलब है, ठीक है, ये 5% और 7% का। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास 30,000 रुपीज पड़े हैं, उसमें से मैंने कुछ पैसे इसको दिए। मान लो जैसे मैंने इसको दिए ₹X दिए, ठीक है, और उसमें से कुछ पैसे मैंने इसको दिए। अब मैंने इसको तो X दे दिए, तो इसको कितने दूंगा, 30,000 माइनस X, ऑब्वियसली माइनस X, क्योंकि मैंने X रुपीज तो इसको दे दिए, तो दूसरे बंदे को 30,000 माइनस X ही तो दूंगा। ऐसे देखो ना, जैसे समझो मेरे पास दो बंदे हैं, एक बंदा X है और एक बंदा समझो Y है, ठीक है। इस बंदे को समझो अभी के लिए कि ये बंदा Y है। पहले बंदे को मैंने X रुपीज दिए, दूसरे बंदे को मैंने Y रुपीज दिए, इज इक्वल टू कितना है इनका टोटल, 30,000। यही है ना, तो मैंने यहाँ से Y की वैल्यू निकाल दी, Y इज इक्वल टू 30,000 माइनस X। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ओके। एक बंदे को मैंने X रुपीज दिए हैं, एक बंदे को मैंने 30,000 माइनस X रुपीज दिए हैं। एंड हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमें टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है ना, कितने रुपीज मिल रहे हैं, 1800 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है हमें वो 1800 रुपीज मिल रहा है। इसका मतलब है, जैसे देखो मैंने इसको X रुपीज दिया ना, ये X रुपीज का मुझे 5% इंटरेस्ट देगा।
इट मीन्स इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया इसका, इंटरेस्ट निकालने का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया तो है ये वाला, जो हमारे पैसे होते हैं उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारे पैसे हैं उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। हमारे पैसे कितने हैं, एक्स को रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 5% लिखने की जगह 5/100 लिख देता हूं मैं, एक ही बात है, ठीक है। ये इसका इंटरेस्ट आ गया इस वाले बंदे का। अब इस वाले बंदे का इंटरेस्ट निकालो, इस वाले बंदे का इंटरेस्ट क्या होगा, जो हमारे पैसे हैं उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारे पैसे हैं, ठीक है, जो हमारे पैसे हैं उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट ये मतलब हमें कितने पैसे मिलेंगे, जैसे हमारे पैसे हुए 100 रुपये, हमने दिए हैं 5% पे, इंटरेस्ट रेट 5%, परसेंटेज का मतलब रेट 5%, इज इक्वल टू ये हमारा इंटरेस्ट आता है हमेशा, ये चीज ध्यान रख लेना, पैसे इंटू में इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला है, पैसे इंटू में इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू ये हमारा इंटरेस्ट। अब पैसे इसका निकालो, पैसे क्या आ जाएंगे, 30,000 माइनस एक्स, ये हमारे पैसे हो गए, इनटू में इंटरेस्ट रेट क्या है 7%, 7/100 कर दो इज इक्वल टू ये हमारा इंटरेस्ट इस बंदे का, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं जो हमारा क्वेश्चन है वो असली में कह क्या रहा था। अभी 2 सेकंड के लिए ना, 2 मिनट के लिए यहाँ पे ये भूल जाओ कि यहाँ पे ये यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, 2 मिनट के लिए ये चीज भूल जाओ। मैं आपको ना सबसे पहले बेसिक वाले मेथड से पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से कराऊंगा, ऐसे आपको इजी लगेगा। देखो जो हमारा क्वेश्चन था ना वो क्या कह रहा है, कह रहा 30,000 रुपये है मेरे पास, कह रहा बताओ मैं उन 30,000 रुपये को कितने रुपीज में डिवाइड करूंगा, इसको कितने रुपीज दूंगा और इसको कितने रुपीज दूंगा, और उसका इंटरेस्ट रेट दे रखा है, कह रहा इसको जो है ना 5% इंटरेस्ट रेट पे दूंगा और इसको 7% रेट पे दूंगा इंटरेस्ट रेट पे। तो हमें कह रहा है बस ये वाली वैल्यू निकालनी है, कह रहा है ये 30,000 रुपये को आप कितने रुपीज में डिवाइड करोगे दोनों को, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमें ये 30,000 माइनस एक्स की ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब इन वैल्यूज को निकालेंगे कैसे, देखो हमें क्वेश्चन में कह रहा है जो आपका टोटल इंटरेस्ट है ना, ये जो फर्स्ट पार्ट देखना, अभी सेकंड वाला पार्ट समझ लो, नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, फर्स्ट वाले पार्ट को देख रहे हैं बस अभी हम। कह रहे हैं जो हमारा टोटल इंटरेस्ट हमें मिलेगा ना इन दोनों बंदों से, जो हमें टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो 1800 रुपीज मिलेगा। ये हमें टोटल इंटरेस्ट दे रखा है, टोटल इंटरेस्ट मतलब पूरा कुल मिला के कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमें। हमें एक इंटरेस्ट ये पता है, एक इंटरेस्ट ये पता है, दोनों को प्लस कर दो इज इक्वल टू टोटल नहीं हो जाएगा, एक इंटरेस्ट ये प्लस एक इंटरेस्ट ये, दोनों को प्लस कर दो टोटल इंटरेस्ट। ऐसे हम x एंड 30,000 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड कह लो या बंदा बंदा कह लो, अपने मन में बंदा समझो इसको, पर लिखो बॉन्ड ही। ये मैं अभी आपको नॉर्मल मेथड से बता रहा हूं, अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से नहीं बता रहा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी बताऊंगा क्योंकि आपको पहले ये समझ आना चाहिए तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ आएगी, नहीं तो समझ नहीं आएगी, मेरे को पता है। इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट बॉन्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेकंड बॉन्ड, पहले बॉन्ड का इंटरेस्ट प्लस दूसरे बॉन्ड का इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। अब टोटल इंटरेस्ट हमें 1800 रुपीज दिया तो निकाल दो, इनको प्लस कर दो, x इंटू में 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू में 7/100 इज इक्वल टू 1800। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो, यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको यहां पे डाल दो तो 30,000 माइनस एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू मिल गई हमें, इसकी भी वैल्यू मिल गई, यही हमें क्वेश्चन में कह रहा था। तो देखो इसकी अब इसके भी अपॉन में 100 है, इसके भी अपॉन में 100 है, तो इस 100 को ना एलसीएम लेके यहाँ पे भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 1800 इंटू में 100, देन कितना बच गया 5x, देन कितना बच गया 7 का मल्टीप्लाई कर दो 2140, देन बचा क्या माइनस का 7x, दैट्स इट। यहाँ से तो अब x की वैल्यू निकाल ही लोगे ना, -7x प्लस 5x माइनस का 2x इज इक्वल टू 1840। देन इसको राइट साइड ले जाओ,
माइनस का 2140 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 340 माइनस 2x भी था, इधर माइनस भी लगा देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 2 से कितना चला जाएगा 15,000 बन गया है, एक्स इज इक्वल टू 15,000 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 15,000 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15,000 है ये 15,000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये भी हमारा 15,000 आ जाएगा, 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये भी हमारा 15,000 आ गया। अब देखो दोनों का आंसर क्या है हमारा 15,000 15,000, इट मीन्स हम इसको भी 15,000 रुपीज देंगे, अब इसको भी 15,000 रुपीज देंगे, समझ गए ना। अब मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से कैसे करना था। देखो इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं आपको। मुझे इतना पता है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो 1800 रुपीज मिल रहा है, मोटा मोटा मुझे क्या समझ आ रहा है, देखो जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो 1800 रुपीज मिल रहा है, 1800 रुपीज। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है इंटरेस्ट निकालने का, पैसे, ये जो फॉर्मूला है कहीं पेपर में मत लिख के आ जाना हिंदी में ऐसे, ये कोई मतलब लिखने वाला फॉर्मूला नहीं है, बस समझने वाला फॉर्मूला है, दिमाग में रखने वाला। पैसे इनटू में रेट इज इक्वल टू क्या होता है इंटरेस्ट, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, और इंटरेस्ट मुझे दे रहे हैं 1800 रुपीज, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ इस फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं। फिर मैंने देखा मुझे क्वेश्चन में कह रहे हैं 30,000 रुपीज है, उसको दो पार्ट्स में बांटा, एक्स में और एक 30,000 माइनस एक्स में, इसी में बांटेंगे ना 30,000 माइनस एक्स में, कह रहे मेरे पास 30,000 रुपीज है, उसको मैंने दो पार्ट्स में बांटा, रुपीज एक्स और रुपीज 30,000 माइनस एक्स, एंड मुझे कह रहे हैं जो ये वाला पार्ट आपने बांटा ना इसका रेट 5% है और इसका रेट 7% है। अब देखो मुझे मोटा मोटा ये समझ आ गया, पैसे इनटू में रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मुझे 1800 रुपीज दे रहे हैं। फिर मैंने देखा एक मैट्रिक्स अगर मैं पैसों की बना लूं, एक मैट्रिक्स पैसों की, उसको मल्टीप्लाई कराऊं रेट से, रेट की मैट्रिक्स से, इज इक्वल टू क्या आएगा मेरी इंटरेस्ट की मैट्रिक्स, आएगा कि नहीं आएगा। तो कर दो बस, फिर मैट्रिक्स में हमारे एलिमेंट्स डाल दो, ये वाली मैट्रिक्स पैसों की है तो इसमें पैसे डाल दो, एक है हमारे एक्स रुपीज, एक है हमारे 30,000 माइनस एक्स, फिर रेट की मैट्रिक्स 5 और 7 रेट है ना, देन 5 और 7 इज इक्वल टू 1800। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये बाकी सब हटा दो, ठीक है, सिर्फ हमें ये मैट्रिक्स से स्टार्ट करना क्वेश्चन को। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर आपने इसको ऐसे क्यों लिखा और इसको ऐसे क्यों लिखा, दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन आपके। अब इस क्वेश्चन का आंसर है, मैंने आपको ये चीज कितनी बार बताई हुई है, जब भी हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो हमेशा क्या कराते हैं, रोज इनटू कॉलम्स, ये मैंने आपको कितनी बार बताया, पहले वाली मैट्रिक्स की रोज मल्टीप्लाई होती है दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से, तो वही कंसेप्ट का यहां पे यूज हो रहा है। देखो इसको मैंने एक रो में लिखा, इसको मैंने एक कॉलम में लिखा, इसको मैंने रो में और इसको मैंने कॉलम में। देखो इसका प्रूफ बताता हूं मैं आपको कि ऐसे लिखने पे आंसर क्यों आएगा। ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखो एक इसमें रो है और दो कॉलम है ना, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, तो रो इंटू में कॉलम, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या हो गया, दो इसमें रो है एक ही कॉलम है, तो 2 इंटू 1। अब मैंने आपको गाइस बताया हुआ है जो हमारी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर होता है ना वो क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है 1 क्रॉस 1, ये वाला और ये वाला। जैसे मेरी कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 की, उसका मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं 3 क्रॉस 2 क्रॉस 7 से, ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 7, तो इसका जो आंसर आएगा ना मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स आएगी, जो हमारी इसकी आंसर की जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 7, 3 क्रॉस 7, चाहे आप करके देख लो खुद किसी भी मैट्रिक्स को लेके। अब देखो इसको मैंने ऐसे लिखा 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1, तो देखो मेरा आंसर क्या आएगा 1 क्रॉस 1, देखो 1 क्रॉस 1 आ रहा है ना। अब अगर मान लो मैं इसको ऐसे ना लिखता, अगर मैं इसको, आपकी बात मान ली मैंने, इसको ऐसे लिखता, इस वाली मैट्रिक्स को x 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई, और इसको लिखता रो में ऐसे 5 7। अब देखो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2 इंटू 1, क्योंकि दो इसमें रो है एक कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 1 हो गया ना। और इसका ऑर्डर देखो
इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू में 2, एक रो है इसमें 2 कॉलम है, 1 इंटू में 2 ऑर्डर हो गया इसका। और देखो जो हमारा इज इक्वल टू में आंसर है वो तो 1 इंटू 1 में है, ये 1 इंटू 1 है। अब देखो जो इसका इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर क्या आएगा 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 आएगा, पर जो हमारा आंसर है वो तो 1 क्रॉस 1 में है। इसलिए हम कभी भी ऐसे नहीं लेते, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं लेते, हमेशा हम रोज इंटू कॉलम्स लेते हैं। पहले हम रो से स्टार्ट करते हैं फिर इंटू कराते हैं उसको कॉलम से। ओके बस अब इसको करा दो, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, देखो रो इंटू में कॉलम 5x प्लस 7 इंटू में दिस 30,000 माइनस x इंटू में 7, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई इज इक्वल टू 1800। अब क्या करो, देखो यहाँ पे भी एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में भी एक एलिमेंट है, तो जब हमारी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उसके एलिमेंट भी तो इक्वल ही होते हैं, तो इस पूरे को इसके इक्वल लिख दो 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू में 7 इज इक्वल टू 1800। एंड एक चीज ध्यान रख लेना, ये जो 5 और 7 है ना ये परसेंटेज है, 5% 7% परसेंटेज है यहाँ पे, ये भी 5% हो जाएगी, ये 7% हो जाएगा। परसेंटेज का क्या मतलब बताओ, उसके बस डिवाइड में 100 कर दो, इसके भी डिवाइड में 100 आ जाएगा, ये 7 के भी डिवाइड में 100 आ जाएगा, ये 5 के भी डिवाइड में 100 आ जाएगा, ये 7 के भी डिवाइड में 100 आ जाएगा। बस उसको तो फिर ऐसे ही सॉल्व करना ना जो हमने ये किया सॉल्व, उसके बाद ये ऐसे ही सॉल्व होगा। यहाँ के बाद आंसर क्या आएगा हमारा, x इज इक्वल टू 15,000 और 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 15,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो x 30,000 माइनस x इंटू में ये कराया मैंने 5% 7% इज इक्वल टू 1800, ये कराया ना 1800 है ये। तो देखो x इंटू में 5% की जगह आप चाहे डायरेक्ट 5/100 भी लिख सकते हो, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, 5/100 हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा 5/100 इंटू में x देन प्लस 30,000 माइनस x इंटू में 7/100 इज इक्वल टू 1800। अब दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, कर दो बस इसको सॉल्व, ऐसे हो जाएगा हमारा। अब ऐसे बी पार्ट देखते हैं, देखो बी पार्ट एक सेकंड में खत्म होने जा रहा है बस। बी पार्ट में क्या है हमारा 2000 है, इट मीन्स हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमें 20,000 रुपीज दिया हुआ, रुपीज 20,000। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, पैसे इंटू में रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, तो पैसों की मैट्रिक्स इंटू में रेट की मैट्रिक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट की मैट्रिक्स। पैसों की मैट्रिक्स क्या है x 30,000 माइनस x, सही है ना, x 30,000 माइनस x। मैंने आपको बताया रो इंटू कॉलम करना है, पहले वाली मैट्रिक्स में हमेशा रो लेनी है, दूसरे वाली मैट्रिक्स में हमेशा कॉलम में लेना है, देन कॉलम में इसको डालो। इंटरेस्ट रेट क्या थे हमारे पास 5% 7%, दो इंटरेस्ट रेट थे तो 5% 7%, इसको कॉलम्स में डाल दो ऐसे करके, देन इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। ये हमारी इंटरेस्ट की मैट्रिक्स होगी। सॉल्व कर दो इसको, क्या आ जाएगा 5/100 इंटू में x, देन इसको इससे सॉल्व करो प्लस 30,000 माइनस x इंटू में 7/100 इज इक्वल टू 2,000। अब ये वाली मैट्रिक्स के इक्वल है तो इसके एलिमेंट भी इक्वल होंगे, इसको इसके इक्वल रख दो बस, आंसर आ जाएगा हमारा। सॉल्व करो, x इज इक्वल टू कुछ आएगा हमारा और 30,000 माइनस x इज इक्वल टू कुछ आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2140 माइनस हो जाएगा 2040, देन अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 2, 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5,000। ये हमारी वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 5,000, तो 30,000 माइनस x कितना हो गया 25,000। दैट्स इट, क्वेश्चन 19 हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस इज 80, 60, 40 ईच रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव। देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा कोई एक बुक शॉप है, उसके अंदर ना 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं। केमिस्ट्री कितनी बुक्स हैं? 10 डजन। कह रहा उसी बुक शॉप में फिजिक्स की कितनी बुक्स हैं? 8 डजन। फिजिक्स इज इक्वल टू 8 डजन बुक्स हैं। एंड उसी बुक शॉप में इकोनॉमिक्स की 10 डजन बुक्स हैं। ये कह रहा क्वेश्चन में, इकोनॉमिक्स की 10 डजन बुक्स हैं। अब कह रहा जो ये हर एक बुक है ना, उनका प्राइस 80 रुपीज है। एक केमिस्ट्री की बुक 80 रुपीज है, 80 रुपीज की है। एक फिजिक्स की बुक 60 रुपीज की है। एक इकोनॉमिक्स की बुक 40 रुपीज की है। सेलिंग प्राइस लिख देते हैं जैसे यहाँ पे, सेलिंग प्राइस हर एक बुक का, केमिस्ट्री की बुक का ₹80 ईच, हर एक बुक का। फिजिक्स की 60 रुपीज ईच। एंड इकोनॉमिक्स की 40 रुपीज ईच। बताओ, इतनी सस्ती बुक्स रख रखी है इन्होंने, 40 रुपए की बुक। बताओ, समझ आ गया ना इतना? केमिस्ट्री की बुक्स हैं उसके पास 10 डजन, फिजिक्स की बुक है 8 डजन, इकोनॉमिक्स की बुक है उसके बाद 10 डजन। कह रहे हैं अगर ये जो कोई बुक शॉप है, जिस बंदे की बुक शॉप है, अगर वो बंदा इन सारी बुक्स को बेच दे, इन सारी बुक्स को बेच देगा, तो उसके पास कितना पैसा बनेगा? मतलब उसको कितना पैसा मिलेगा इन सारी बुक्स को बेच के? जैसे देखो, जो हमारा बेसिक मेथड है, अगर मैं उससे करता, मैट्रिक्स वाले मेथड से नहीं कर रहा, बेसिक वाले से कर रहा हूँ। जैसे देखो, मेरे पास कितनी बुक है? केमिस्ट्री की 10 डजन बुक्स हैं। अगर 10 डजन बुक्स को मैं सबको बेच दूंगा तो कितने की बिकेंगी? 10 इंटू में, एक डजन में कितने कितनी बुक्स होंगी? 12 होती है ना। एक डजन इज इक्वल टू 12 होता है। तो देखो 10 डजन कितना हो गया? 10 इंटू 12। अब मेरे पास केमिस्ट्री की 10 इंटू 12 बुक्स हैं, इट मीन्स 120 बुक्स हैं। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, केमिस्ट्री इज इक्वल टू 120 बुक्स, फिजिक्स इज इक्वल टू 12 8 96 बुक्स, एंड इकोनॉमिक्स की इज इक्वल टू 10 इंटू में 12 कितना हो गया? 120 बुक्स। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखो, अगर मैं अपने बेसिक वाले मेथड से करता, 120 बुक्स हैं, एक बुक कितने की है? 80 रुपीज की है ना। 120 हमारे पास बुक्स हैं केमिस्ट्री की, एक बुक 80 रुपीज की है, तो सारी बुक्स कितने की होंगी? 120 बुक्स को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 80 रुपीज से। एक बुक 80 रुपए की है और मुझे 120 बुक्स बेचनी है, तो हमारी केमिस्ट्री की बुक्स की रुपीज आ जाएंगे ना, प्राइस आ जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। देन अब इसमें अगर मैं प्लस कर दूं फिजिक्स की बुक्स, फिजिक्स की बुक 96 है, 96 फिजिक्स की बुक है, और एक बुक का प्राइस कितना है? 60 रुपीज। तो 96 इंटू में 60, ये हमारी फिजिक्स की बुक्स का प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस। देन प्लस इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है? 120 बुक्स है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने रुपीज की? एक है 40 रुपीज की, तो ये मेरी इकोनॉमिक्स की बुक्स का सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ इको बुक्स। ये सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। अब इन तीनों के सेलिंग प्राइस को प्लस कर देंगे, उतना ही तो पैसे आएंगे दुकानदार के पास। जो हमारा शॉपकीपर है उसके पास कितने पैसे आएंगे? जब इस सारी बुक्स को बेच देगा इतने पैसे आएंगे, केमिस्ट्री की सारी बुक्स को बेच देगा इतने पैसे आएंगे, फिजिक्स की सारी बुक्स को बेच देगा इतने पैसे आएंगे, और इको की सारी बुक्स को बेच देगा इतने पैसे आएंगे। तो तीनों को मैंने प्लस कर दिया, इज इक्वल टू हमारा आंसर। इन तीनों को प्लस कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा। ये तो हमारा बेसिक वाला मेथड है। अब जो हमारा मैट्रिक्स वाला मेथड है उसमें कैसे करेंगे? ये 120 बुक्स थी, ये कितनी थी? 96, ये कितनी थी? 120। ठीक है, डजन से मल्टीप्लाई कर दिया बस मैंने। अब मैट्रिक्स वाले मेथड से कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास क्या है? बुक्स है और उनका प्राइस है, बुक्स है और उनका प्राइस है, बुक्स है और उनका प्राइस है, बस यही है ना हमारे पास। बुक्स इनटू में प्राइस इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है। ये हमें कह रहे दुकानदार के पास कितने पैसे आएंगे। तो देखो, बुक्स इनटू में करा देंगे प्राइस कि हमारे पास कितनी बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स लिख लो चाहे यहाँ पे, नंबर ऑफ बुक्स और उनका प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? शॉपकीपर के पास जितने पैसे आएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बुक्स करा देते हैं यहाँ पे, इस वाली मैट्रिक्स को लिखो, इसमें हमने नंबर ऑफ बुक्स लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया, जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो रो, पहली मैट्रिक्स की रो दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, पहले वाली मैट्रिक्स की रो दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो इसको हम रो की तरह भरेंगे
और इस वाली मैट्रिक्स को हम कॉलम की तरह भरेंगे। बुक्स क्या है? 120, 96, 120, 120, 96, 120, ये हमारी नंबर ऑफ बुक्स है। इसको मल्टीप्लाई कराना हमने पैसों से, प्राइस से, तो इसको हम कैसे भरेंगे? कॉलम की तरह। कॉलम की तरह भर दो इसको। 80, 60, 40, 80, 60, 40, बस मल्टीप्लाई करा दो। ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर रो इंटू में कॉलम, 120 इंटू 80, देन प्लस 96 इंटू 60, देन प्लस 120 इंटू 40, ये हमारा आंसर इज इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स आएगी इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन कभी किसी का गलत हो ही नहीं सकता है, बस जिस बच्चे को ये पता है कि पहली वाली मैट्रिक्स को रो के तरीके से भरना है 120, 96, 120, और दूसरी वाली मैट्रिक्स को हमेशा कॉलम के तरीके से भरना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम हमेशा रो इंटू कॉलम कराते हैं, कॉलम। ओके, दैट्स इट, क्वेश्चन 20 हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21 एंड क्वेश्चन 22। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दिस दिस दिस। अब हमें ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी मैट्रिसेस दी हुई हैं और इन सबके ऑर्डर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, जैसे मेरी एक्स कोई मैट्रिक्स है, एक्स कोई मैंने मैट्रिक्स ये ले ली, इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले वाला 2 क्रॉस n। देन वाई कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस k। ऐसे लिख लो 3 क्रॉस k, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, ऐसे लिख लोगे ना। देन z कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस p की, 2 क्रॉस p की, 2 क्रॉस p यहां पे लिख देता हूं यार, यहां पे लिख रहा हूं। देन w कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस 3 की, n क्रॉस 3, p कोई मैट्रिक्स है p क्रॉस k की। ओके, लेफ्ट में लिख देता हूं p इज इक्वल टू p क्रॉस k। दैट्स इट, जितना हमें क्वेश्चन कह रहा था ना उतना हमने लिख लिया यहां तक। देन फिर हमें आगे क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 21 एंड 22। कह रहा है 21 और 22 जो क्वेश्चन है ना उसमें बस करेक्ट आंसर पे मार्क कर दो। 21 क्या कह रहा है? द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। कह रहा है py, जब हम py को ऐड करेंगे wy में तो इन सब पे ना रिस्ट्रिक्शंस पता नहीं है। अभी देखो आपको इसका मतलब समझ आएगा। सबसे पहले ये चीज लिखो, py प्लस wy प्लस wy। अब देखो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? p वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा रहे हैं y वाली मैट्रिक्स में ना, तो ये चीज लिखो, p वाली मैट्रिक्स क्या हमारी ये p क्रॉस k, इसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम y में, y वाली मैट्रिक्स क्या है ये, तो इसको भी लिखो, y वाली मैट्रिक्स है 3 क्रॉस k। देन फिर हम प्लस करा रहे हैं w वाली मैट्रिक्स इंटू y वाली मैट्रिक्स। w वाली मैट्रिक्स ये है हमारी n क्रॉस 3 इंटू में y वाली मैट्रिक्स ये वाली है 3 क्रॉस k। अब ध्यान से समझना, जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है ना, काम वही आना। अब देखो जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं, ये चीज मैंने आपको कितनी बार बताई हुई है, जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा ये चीज और ये चीज सेम होती है। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स इज इक्वल टू होते हैं दूसरी वाली मैट्रिक्स की रोज के, इज इक्वल टू 3 होता है। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। तो यहां से तुम्हारी एक रिस्ट्रिक्शन निकल गई कि के हमेशा 3 होना चाहिए, तभी ये चीज डिफाइन करेगी। के तो हमेशा हमारा 3 होना चाहिए, तो एक चीज लिख दो यहाँ पे कि के हमारा 3 होना चाहिए, ये चीज तो कंपलसरी है। दूसरा, अब देखो जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैंने आपको ये चीज भी बताई हुई है, जब हम किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे मैंने इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराया और मेरी ये कोई मैट्रिक्स आई, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये चीज भी मैंने आपको बताई हुई है। जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं और जो आंसर आता है ना, जो आंसर आता है उसका ऑर्डर हमेशा ये होता है P क्रॉस K, मतलब इसका पहले वाला और इसका लास्ट वाला, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा P क्रॉस K। समझ आ गया इतना? देन ठीक है, अब इसको करते हैं। देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो देखो मैंने आपको बताया पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स की रोज इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे तो इक्वल ही है। चलो इतना तो हो गया। फिर मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों मैट्रिक्स से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा n क्रॉस k, इसका पहले वाला और इसका आखिरी वाला।
इसका आंसर क्या आ गया, एन क्रॉस के, मतलब इसका ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा पी क्रॉस के, और इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो होगा एन क्रॉस के। बस बेसिक कंसेप्ट का यूज हो रहा है और कुछ नहीं। जब मैं अब दो मैट्रिक्स का ऐड कराता हूं, यहां भी देखो बेसिक कंसेप्ट का यूज है, जब भी मैं दो मैट्रिक्स का ऐड कराता हूं या माइनस करवाता हूं, तो मैंने आपको क्या बताया, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। जब भी मैं किसी भी दो मैट्रिक्स का ऐड कराता हूं, जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो दूसरी वाली मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 ही होना चाहिए। ये चीज मेरे को पता है। तो देखो, इसका ऑर्डर एन क्रॉस के है, इसका ऑर्डर पी क्रॉस के है, तो दोनों के ऑर्डर सेम नहीं होने चाहिए। इट मीन्स इसका भी मैं एन क्रॉस के लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों ऑर्डर सेम है। पी क्रॉस के लिखूं यहाँ पे या एन क्रॉस के लिखूं, एक ही बात है। तो यहां से मेरी सेकंड रिस्ट्रिक्शन भी आ गई। क्या आ गई, देखो मैंने आपको बताया इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब के और के तो सेम है, और पी और एन भी सेम होना चाहिए। इट मीन सेकंड रिस्ट्रिक्शन क्या है मेरी, पी इज इक्वल टू एन होना चाहिए। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। जो हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा वो एडिशन आ जाएगा इनका। एंड इसका ऑर्डर आप पी क्रॉस के लिखो चाहे एन क्रॉस के लिखो, एक ही बात है, क्योंकि पी इज इक्वल टू एन है। दैट्स इट। तो इसका हमारा आंसर सही कौन सा हुआ, के इज इक्वल टू 3, पी इज इक्वल टू एन, फर्स्ट वाला सही हुआ हमारा। दैट्स इट, क्वेश्चन 21 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, इफ एन इज इक्वल टू पी, कह रहा है एन इज इक्वल टू पी है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। अब ये कोई मैट्रिक्स हमारी 7x माइनस 5z, कह रहा है इसका बताओ ऑर्डर क्या होगा। देखो आंसर 7x माइनस 5z हमें करना है। x क्या था हमारा, ये था 7 इंटू में x 2 क्रॉस n, ये वाली मैट्रिक्स है ना x की। देन माइनस का करना है 5z, z क्या है हमारा, ये रहा 2 क्रॉस p था, 2 क्रॉस p। अब हमें कह रहे हैं कि बताओ जब हम इस वाली मैट्रिक्स में से इस वाली मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो हमारी कोई मैट्रिक्स आएगी ना, हमारी कोई मैट्रिक्स आएगी। तो कह रहे हैं बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, बस ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। अब देखो इधर भी हल्का सा बेसिक कंसेप्ट का यूज हो रहा है, मैंने आपको ये चीज बताई हुई है। कोई जैसे हमारी मैट्रिक्स है, दूसरा पेन ले लेता हूं, जैसे मान लो हमारी कोई मैट्रिक्स है x इज इक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है ना। अब इसमें मैं जैसे 3 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 3 का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया इस मैट्रिक्स में, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ये हो गया ना। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है, मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा है, इसका ऑर्डर क्या है, सेम ही तो रहा 2 क्रॉस 2। इट मीन्स अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करा देता हूं, जैसे मेरी 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स है, इसमें मैं अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करा दूं, जैसे मैंने 5 का भी मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा ना। जैसे इसका ऑर्डर सेम रहा है, इसका ऑर्डर सेम कैसे रहेगा, देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। देखो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करा देता हूं तो उसका ऑर्डर तो हमेशा सेम ही रहता है, सही है ना। अब देखो जब मैंने इस वाली मैट्रिक्स में 7 का मल्टीप्लाई कराया, जब मैं इस वाली मैट्रिक्स में 7 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा ना मैट्रिक्स का। ऐसे मान लो इस वाली मैट्रिक्स का जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरी कोई मैट्रिक्स आएगी ना, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस n होगा। सही लिखा है कि नहीं, सही लिखा बिल्कुल। देन उसमें से माइनस करा रहा हूं, अब इस वाली मैट्रिक्स में मैं जब इसके एलिमेंट्स में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑर्डर तो उसका भी सेम रहेगा ना, तो मैंने इसका ऑर्डर भी सेम रखा 2 क्रॉस p। अब मैं जब इस वाली मैट्रिक्स में से इस वाली मैट्रिक्स को माइनस करूंगा, मैंने आपको बताया है जब भी हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं ऑर्डर सेम होता है मैट्रिक्स का, मतलब ये इज इक्वल टू ये होना चाहिए। मैंने देखा यहाँ पे 2 क्रॉस n है, यहाँ पे 2 क्रॉस p है, दोनों का 2 तो सेम है, इट मीन्स मेरा n भी सेम होना चाहिए। तो मेरा क्या हो जाएगा 2 क्रॉस n भी हो सकती है मैट्रिक्स, या फिर 2 क्रॉस p भी हो सकती है, दोनों राइट आंसर है, क्योंकि हमारा n इज इक्वल टू p आ रहा है ना, यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारी कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 5 की, तो यहाँ पे भी मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 5 की होनी चाहिए, सही है। तो हम 2 क्रॉस n लिखे यहाँ पे या 2 क्रॉस p लिखे, दोनों एक ही बात है। तो हमारा आंसर कौन सा राइट हुआ, कहीं पे है हमारा 2 क्रॉस, ये रहा 2 क्रॉस n, बी वाला राइट हो गया। अब यहाँ पे हमें 2 क्रॉस n की जगह अगर यहाँ पे बोलते हैं 2 क्रॉस p और हमें दिया होता e ऑप्शन,
वो 2 क्रॉस P लिखा होता तो B भी राइट होता और E भी राइट होता। ओके, तो दोनों राइट आंसर हमारे। दैट्स इट, क्वेश्चन 22 हो गया कंप्लीट।